मुंशी प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। उनकी कहानियाँ प्रेमचंद को न केवल हिंदी का अपितु संसार का श्रेष्ठ कहानीकार सिद्ध करती हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं की कहानी दो बैलों की कथा सुनाने जा रही हूँ। झूरी काछी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे को देखते और मूक भाषा में विचार करते और ऐसे ही एक दूसरे की मन की बात समझ जाते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोड़ दिए जाते, गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसकी गर्दन पर रहे। नांद में खली भूसा पड़ने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार उनको अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा न लगा। कौन जाने पर भूरी के साले गया को घर तक उनको ले जाने में ही पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते और पीछे की तरफ खींचते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। ईश्वर ने उन्हें वाणी न दी थी। अगर वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की और एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सब सो गए तो दोनों ने जोर मारकर अपने पगहे तोड़ा लिए और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि बैल उन्हें कोई तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में दूनी शक्ति आ गई थी और एक झटके से रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। गांव और घर के लड़के जमा हो गए, तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों वीर पुरुषों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है,
वे किसी जन्म के आदमी ही हैं। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर खड़ा देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां न किया काम किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तभी तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर और भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। भूसे, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे मर जाएं, खाएं चाहे ना खाएं। वही हुआ। उनको खाली सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने जो मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार डालेंगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी वो कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूना, चुनी सब कुछ दिया, पर इन दोनों को कुछ न दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई उन्होंने। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ गया, दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाला जाना ही सही है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली
और दोनों के मुंह में एक एक कर देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ मारती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों बैल दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय है। पहले रस्सी का थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उसने गवार खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैग भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें कहानी के साथ वो हमें अपना धर्म निभाने की शिक्षा दे रहे हैं। धन्यवाद।